7, 8, 9, 10 में कौन सा सेक्शन बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? तो सेक्शन 8 यानी कि ए बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़। एमसीक्यू किसके ऊपर? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के ऊपर एमसीक्यू। आज हम ढेर सारे एमसीक्यू देखेंगे विथ आंसर्स, उसको सॉल्व करेंगे और कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको जैसे पता है कि ये एक तरीके का मॉक टेस्ट है। मतलब मैं जब आपको क्वेश्चंस बताऊंगी और अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप पहले वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर लिखिए, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और फिर मैं आपके आंसर्स को चेक करूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड यूनियन एक्ट कम्स इनटू ऑपरेशन फ्रॉम। दोस्तों, एक होता है एक्ट कब आया, ऑपरेट हुआ, एक होता है एक्ट कब इन्फोर्स्ड हुआ। दोनों में डिफरेंस है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक्ट पूरी तरीके से बन के आ गया लेकिन अभी तक वैलिड नहीं हुआ है, बस आया है। ठीक है। इन्फोर्स का मतलब होता है वैलिड हो गया, आज से सब उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बात की गई है ऑपरेशन की। तो ट्रेड यूनियन एक्ट कम इनटू ऑपरेशन फ्रॉम, किस तारीख से वो ऑपरेशन में आया था? ऑप्शन है हमारे पास 1 जून 1927, 1 मई 1926, 1 जून 1926, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ये जो डेट वाले आंसर होते हैं ये सब याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हमें तभी याद रह सकते हैं अगर हमने इसको रिवीजन किया हो, 2-3 बार अच्छे तरीके से देखा हो। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन है रिवीजन करना। सो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1 जून 1927। 1 जून 1927 को ट्रेड यूनियन एक्ट ऑपरेशन में आया था। ठीक है। डेट याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है? रिवीजन करना। 2-3 बार रिवीजन करने से हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर्स अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट वाज द वर्ड इंडियन रिमूव? कौन से ईयर में ऐसा अमेंडमेंट आया था जब द ट्रेड यूनियन एक्ट में इंडियन वर्ड था वो रिमूव किया गया? पहले इस एक्ट का नाम हुआ था द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, लेकिन अमेंडमेंट्स के बाद से इंडियन वर्ड हट गया। तो वो कौन से साल में आया था अमेंडमेंट? ऑप्शन है ए 1947, बी 1960, सी 1964, डी 1962। सो इसका आंसर होगा सी 1964। 1964 के अमेंडमेंट में इंडियन वर्ड को हटा दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रख रही हूँ, मैंने बहुत सारा सर्वे करके आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका एक्ट भी रिवीजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन था ऑपरेशन को लेके, अब क्वेश्चन आया है कि इन्फोर्स कब हुआ था एक्ट। ऑप्शन है 1 जून 1927, 1 अप्रैल 1965, 1 मई 1960, 1 अप्रैल 1962। सो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1 अप्रैल 1965। सो 1 अप्रैल 1965 को ये एक्ट इन्फोर्स हो गया था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बेस पे है। क्वेश्चन है, द एक्ट वॉज इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस and verification of membership of trade unions registered so that they may acquire a legal and corporate status। दोस्तों, जब इतने बड़े के लॉन्ग सेंटेंस रहते हैं और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप सेंटेंस को तोड़ कर पढ़िए। सबसे पहला बोला गया है द एक्ट इनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये एक्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्ट क्यों इनेक्ट हुआ था, क्यों बना था? क्योंकि इसका कुछ ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। वो क्या था? ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जिससे ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन मिल सके, एंड वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, और जो मेंबरशिप है ट्रेड यूनियन का उनको वेरीफाई कर सके, रजिस्टर्ड सो दैट दे में एक्वायर अ लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस, जिससे उसे लीगल और कॉर्पोरेट स्टेटस मिले, यानी कि एक कंपनी जैसा स्टेटस मिले और लीगल स्टेटस मिले। तो ये सही है कि नहीं? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने एक्ट को, जो मैंने वीडियो आपको बताया था, या कहीं भी और से अगर आपने एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा है, स्टडी किया है, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स, कि ये एक्ट क्यों आया था, किस रीज़न से आया था। अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को पहले अच्छी तरीके से देखें, देन एमसीक्यू को सॉल्व करें। ठीक है। सो इसका आंसर होगा ए, ट्रू। बिल्कुल इसका ऑब्जेक्ट यही था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर्स रिक्वायर्स इन रजिस्टरिंग देमसेल्फ एज अ यूनियन? मिनिमम कितने नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर्स होने चाहिए उन्हें रजिस्टर करने के लिए एज अ यूनियन? ऑप्शन है ए 7,
B 10, C 5, D 15। सो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 7। मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। मिनिमम नंबर तो आपने इधर देखा, मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपको याद है कि भी नहीं। अगर नहीं याद है तो आपको ज़रूर एक बार एक्ट देखने की ज़रूरत है। तो मिनिमम मैंने बताया 7, मैक्सिमम आप मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफाइंस द टर्म ट्रेड यूनियन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का कौन सा एक्ट है जो ट्रेड यूनियन को बताता है, ट्रेड यूनियन को डिफाइन करता है? ऑप्शन है ए इंडस्ट्रियल ट्रेड रेजोल्यूशन 1962, बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, सी द ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1992, डी द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। इससे हमें ये तो पता चलता है कि ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के एक्ट हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन में ट्रेड यूनियन के बारे में कौन बताएगा? तो आपको इसमें से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है? कभी कभी हमें आंसर नहीं आता है तो हमें लॉजिक भी यूज़ करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम वर्ड देख पा रहे हैं, द ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन, तो नॉर्मल सा बात है, अगर ये ट्रेड यूनियन के बारे में बता रहा है मतलब ये ट्रेड यूनियन का डिफिनीशन भी बताएगा। सो इसका आंसर होगा सी, द ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1992 हमें इसके बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन एक्ट में कौन से सेक्शन में बताया गया है? ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड यूनियन में। ऑप्शन है ए सेक्शन 8, बी सेक्शन 7, सी सेक्शन 9 या डी सेक्शन 10। 7, 8, 9, 10 में कौन सा सेक्शन बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? सो सेक्शन 8 यानी कि ए बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्रू एंड फॉल्स का, द रजिस्ट्रार हैज़ द राइट टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रार के पास राइट होता है, वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है इफ़ ही सेटिस्फाइड दैट द सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिस्टेक। अगर सर्टिफिकेट फ्रॉड तरीके से, मिस्टेक तरीके से लिया गया है तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ये सही है या फॉल्स? सो दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी सा आंसर है, आपने अगर एक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा है। सो इसका आंसर होगा ए, यानी कि ये ट्रू है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से लिया गया है तो वो उसे कैंसिल कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट अप्लाई टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में ये कौन सा एक्ट काम नहीं करता, काम का नहीं है? सो ऑप्शन है ए द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, द कंपनीज एक्ट 1956 या ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे एक्ट ही का रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये उस पर अप्लाई नहीं होते हैं, ये सारे अलग एक्ट हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड्स कुड बी स्पेंट एज पर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट। एक्ट का सेक्शन 15 बताता है कि जो पैसे आते हैं उन्हें, जो फंड्स कलेक्ट हुए हैं उन फंड्स को हम इन जगहों पे स्पेंड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फंड हैं, कहाँ कहाँ पैसे को लगा सकते हैं? ऑप्शन है ए पेमेंट टू बाई गुड्स रिक्वायर्ड फॉर द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज अपने लिए गुड्स बाई करने के लिए वो फंड्स के पैसे यूज़ कर सकता है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई इन द फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री में एम्प्लॉई के पेमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। द पेमेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर देयर ऑफ, ट्रेड यूनियन और उसके मेंबर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा यूज़ हो, या ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों कोई भी फंड का पैसा जब जमा होता है, सपोज़ वो ट्रेड यूनियन फंड का हो, किसी भी फंड का हो, तो कोई उसे अपने पर्सनल काम के लिए कैसे यूज़ कर सकता है? तो ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं कि इंटरप्राइज अपना गुड्स उस पैसे से क्यों खरीदेगी। फिर फैक्ट्री में जो एम्प्लॉई का पेमेंट होगा वो नॉर्मल सी बात है ओनर करेगा, फंड के पैसे से क्यों होगा? सो इसका आंसर होगा सी, ये ट्रेड यूनियन और मेंबर्स के लिए वो पैसे का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रू एंड फॉल्स, A person who has attained the age of 10 years can be a member of registered trade union subject to any rules of the trade union. ट्रेड यूनियन में कितने साल से मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं? क्या 10 साल से कर सकते हैं? एक 10 साल का बच्चा ट्रेड यूनियन का मेंबर हो सकता है? सो आपको क्या लगता है इसका आंसर? आप खुद से बताएं मुझे कमेंट करके। और मेरा आंसर है ऑब्वियसली फॉल्स। जब तक 18 साल का नहीं हो जाता ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि एक एडल्ट मेंबर रहना चाहिए कोई भी डिसीजंस लेने के लिए।
फिर 12th नंबर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स एन ऑफिस बेयरर और एग्जीक्यूटिव ऑफ द ट्रेड यूनियन बी डिसक्वालीफाइड। ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेयरर या एग्जीक्यूटिव जो भी ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उन्हें डिसक्वालीफाइड कब माना जाएगा, उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ऑप्शन है ए, ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब हुआ किसी तरीके से अनैतिक काम करना मेंटली, ठीक है, बहुत ही गलत तरीके का काम करना, अपराध करना। सो ऐसा कोई मॉरल टर्पिट्यूड के केस में अगर कोर्ट ने उसे पकड़ा हो, हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, अभी तक 18 ईयर्स नहीं पहुंचा हो, इज़ नॉट वर्किंग विथ एनी इस्टेब्लिशमेंट, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम ही नहीं कर रहा हो, सो किस ग्राउंड पे उसे डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ऑप्शन है ए एंड बी, फिर ए एंड सी, बी एंड सी, या फिर सब ए बी एंड सी। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है मुझे बताइए कमेंट करके, मैं अपना आंसर बताती हूँ। सो इसका आंसर होगा ए, यानी कि ए एंड बी। अगर उसने मॉरल टर्पिट्यूड के चलते कोर्ट उसे पकड़ा है तो नॉर्मल सा बात है वो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं होगा। और अगर उसने 18 ईयर्स अभी तक नहीं अटेंड किया है तो अगर वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है तो भी वो मेंबर हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स कॉन्सेंट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो जिस नाम से ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होता है उसका नाम भी चेंज हो जाता है, तो कितने मेंबर का कंसेंट चाहिए, कितने मेंबर का हाँ चाहिए उस नाम को चेंज करने के लिए। ऑप्शन है 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स, 3/4 ऑफ टोटल मेंबर्स, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स, या 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं आप ज़रूर इन्हें रिवीजन करिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक में डाउट हो रही है तो आप वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, आप वीडियो पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही आप MCQ सॉल्व करिए। सो इसका आंसर होगा डी, 2/3 ऑफ द मेंबर्स के कंसेंट से नाम चेंज हो सकता है। नेक्स्ट सम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट या इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट्स या MCQ के नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप कैसे करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वोट शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन अमलगमेटिंग 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। क्या होता है ना, जैसे हर इस्टेब्लिशमेंट का, हर एरिया का एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हुआ, अगर चाहे तो 2 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आपस में मर्ज भी हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 आपस में ट्रेड यूनियन मिले तो कितने परसेंटेज वोट चाहिए इन्हें अमलगमेट होने के लिए। 2 या उससे ज़्यादा भी ट्रेड यूनियन आपस में मिल सकते हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास 60%, 50%, 20%, 75%। सो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 60% वोट्स चाहिए मिनिमम। 60% वोट होने से 2 या उससे ज़्यादा ट्रेड यूनियन आपस में अमलगमेट हो सकते हैं। देन हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। सो नोटिस जो दिया जाता है डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद करना। सो उसका जो नोटिस दिया जाता है उसमें कितने मेंबर साइन करेंगे। सेक्रेटरी का साइन तो मस्ट है, उसे करना ही पड़ेगा, उसके साथ मेंबर्स का भी साइन लगता है, तो कितने मेंबर साइन करेंगे। ऑप्शन है ए 5 मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन, बी 10 मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन, सी 20 मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन, डी 7 मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन। सो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 7 मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन। तो 7 मेंबर्स को नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन में साइन करना पड़ेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना आंसर्स कमेंट करना ना भूलें, मैं सबका आंसर चेक करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आपको और भी कई सारे एक्ट के MCQs मिलते ही रहेंगे, एक्ट्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी एक्ट या MCQ के वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं नोट्स के लिए। आप हमारे और भी पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।